गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सरोज कुमार महतो भूगोल की इस पाठशाला में आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के दूसरे अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास लेकर आया हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तारों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे, बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं तारों के बारे में, और तारों को देखकर हम लोगों के मन में कई प्रश्न उठते आए हैं। और वो प्रश्न क्या थे कि तारे कितने छोटे हैं, तारे कैसे बने हैं, है ना। तो इन्हीं प्रश्नों का हम लोग आज उत्तर ढूंढेंगे और हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो इसके लिए अनेक प्रकार के सिद्धांत परिकल्पनाएं दी गई है, जिसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक आरंभिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। तो आरंभिक सिद्धांत में हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वह इमैनुएल कांट, जो कि जर्मन दार्शनिक थे, उनका आता है। तो हम लोग यहाँ पर कई दार्शनिक और कई वैज्ञानिकों की परिकल्पनाओं को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले इमैनुएल कांट की परिकल्पना को जानेंगे। इमैनुएल कांट ने अपनी परिकल्पना 1755 ईस्वी में दी थी, जिसे वायव्य राशि परिकल्पना के नाम से जाना जाता था। यह वायव्य राशि परिकल्पना जो है वो न्यूटन के गुरुत्व नियम के आधार पर था, और इसमें इन्होंने कहा कि प्रारंभ में जो आद्य पदार्थ था अर्थात प्रीमोर्डियल मैटर, यह ठंडा था और गतिहीन कठोर कणों के रूप में फैला हुआ था। अर्थात शुरू में जो आद्य पदार्थ थे वो क्या थे, ठंडे थे और गतिहीन थे। तो इसमें गति कैसे आई, तो इसमें गति आई उसमें इन जो पिंड थे इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जो पिंड थे इस आद्य पदार्थों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपस में टकरा गए और इससे ऊष्मा उत्पन्न हुई। और जब ये टकराए तो इसमें जब गति उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो इसमें कोणीय संवेग उत्पन्न हो गया, और तब जाकर यह क्या होने लगा, घूमने लगा। ठीक है। अब जब यह घूमना शुरू किया तो घूमने से जब जैसे से घूमा और घूर्णन में जब जैसे से वृद्धि हुई, तो इसकी अपकेंद्रीय शक्ति जो है अभिकेंद्रीय शक्ति से बढ़ गई। और जब अपकेंद्रीय शक्ति बढ़ गई तो विषुवत रेखीय भाग से, जो हम लोग का पृथ्वी का जो पृथ्वी मत कहिए, पृथ्वी की तो अभी निर्माण ही नहीं हुआ है, तो ये सेंटर पॉइंट कहिए, तो सेंटर पार्ट जो है, तो वहां से विषुवत रेखीय भाग से एक छल्ला अलग हो गया, और एक छल्ला कई छल्ले अलग हुए, और इन्हीं छल्लों के ठंडा होकर संगठित होने से ही ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इसी प्रकार के एक छल्ले से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कांट से पहले एक और परिकल्पना को बारे में जान लेंगे, जिस परिकल्पना को सर्वप्रथम बफन ने, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1745 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने बड़ा सिंपल सा हाइपोथेसिस दिए थे, और इस हाइपोथेसिस में इन्होंने इतनी ही बात कही थी कि पृथ्वी जो है ग्रह, अभी जो वर्तमान में जो ग्रह हैं, यह ग्रह सभी सूरज का ही हिस्सा थे, और ये सूरज जो है, सूरज के समीप एक बड़ा सा पुच्छल तारा इसके समीप आ गया। अभी भी देखते हैं ना, पुच्छल तारा वगैरह के बारे में सुनते हैं कि पुच्छल तारा टकराएगा, ये था। तो ये पुच्छल तारा जब
सूरज के समीप आया और जब दोनों में जोरदार टक्कर हुई तो इस टक्कर के दौरान ही जो टूट कर अलग हुआ पदार्थ आया, उन्हीं पदार्थों से जो बाद में घनीभूत हो गया, ठंडा हुआ और यह क्या बन गया, ग्रह और उपग्रह बन गया। तो हम लोग ये एमिनल कांट से पूर्व भी एक थीसिस को हम लोग हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बफन ने दिया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। है यह हमारी पाठ्य पुस्तक में भी नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए हम बताए। और इसके बाद से यह कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना थी, इसी वायव्य राशि परिकल्पना से आगे 1796 ईस्वी में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था लाप्लेस। ठीक है, लाप्लेस ने इन्हीं को संशोधित रूप पर प्रस्तुत किया और जो कहलाई क्या, लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना। तो इस परिकल्पना के अनुसार लाप्लेस ने यही कहा कि पृथ्वी ग्रहों का जो निर्माण हुआ है ना, ये पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, यह पृथ्वी का निर्माण जिस आद्य पदार्थ से हुआ था वह क्या था, गर्म था और गैसीय थी। तो अंतरिक्ष में एक उष्ण और गैसीय निहारिका थी और यह उष्ण और गैसीय निहारिका ही बाद में अपनी धुरी पर बड़ी तीव्र से, यह जो निहारिका थी अपनी धुरी पर, अपने क्या कहते हैं उसको, एक्सिस पे यह बहुत तेज गति से घूम रही थी और बाद में जब यही ठंडा हुआ तो यह किसी भी चीज का नियम है, जब यह ठंडा होता है कोई चीज तो वह क्या होता है, सिकुड़ता है। और यह जब सिकुड़ने लगा तो सिकुड़ने से क्या हो गया, इसका घूर्णन की जो गति है वो क्या हो गई, बढ़ गई। घूर्णन की गति बढ़ गई और जब घूर्णन की गति बढ़ी तो अपकेंद्रीय बल भी बढ़ गया और अपकेंद्रीय बल जब बढ़ते बढ़ते गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो गया तो फिर यहाँ से निहारिका का जो विषुवत रेखा का कुछ पदार्थ, विषुवत रेखा से कुछ पदार्थ जो है छल्ले के रूप में अलग होकर आ गया। देखिए इस छल्ले का उनको ध्यान पड़ा कहाँ से, तो इनको छल्ले का ध्यान पड़ा शनि ग्रह को देखकर। शनि ग्रह में भी आप छल्ला देखते हैं ना, तो शनि ग्रह देखकर ही इन छल्लों का इनको ख्याल आया और इस आधार पर उन्होंने कहा। देखिए दोनों में फर्क ये निहारिती लाप्लेस के परिकल्पना और कांट के परिकल्पना में बस इतना सा ही अंतर है कि कांट ने कहा कि शुरुआत में पदार्थ क्या, जो आद्य पदार्थ थे, प्रीमोर्डियल मैटर जो थे वो क्या थे, ठंडे थे और गतिहीन थे। ये आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टकराए और तब जाकर गति हुई। जबकि लाप्लेस ने कहा क्या कि यह शुरुआत में यह ठंडे में, यह क्या थी, ठंडी नहीं थी और ना यह स्थिर थी, बल्कि यह क्या थी, गतिमान थी और यह क्या था, उष्ण था। ठीक है, और बाद में इसकी गति क्या हो गई, धीमी हुई। धीमी होने के कारण इसमें सिकुड़न आया। सिकुड़न होने के कारण इसकी गति बढ़ गई और जैसे जैसे गति बढ़ी अपकेंद्रीय बल भी बढ़ा और अपकेंद्रीय बल बढ़ने के कारण इसका जो है वह छल्ला जो है विषुवतीय रेखा से एक छल्ला बाहर निकला, एक एक करके कई क्रम में निकला और यह छल्ला बाहर निकला और यही बाद भर यही छल्ला दूर जाकर ठंडा होकर यह ग्रह का निर्माण किया, जैसे जिसमें हम लोग पृथ्वी को भी एक मान सकते हैं, किसी तरह से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। और आगे देखेंगे हम लोग तो यह देखिए एक इसमें एक द्वैतवाद और एक अद्वैतवाद भी आता है। तो यह जो कांट और लाप्लेस ने दिया वह अद्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने एक ही चीज से सभी ग्रहों का, बाकी जितने भी पृथ्वी, सूर्य से ही बाकी चीजों का निर्माण हुआ। जबकि अद्वैतवाद में और भी एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक जब बात हो जाते हैं, तारों का बात हो जाता है तो हम लोग उसको अद्वैतवाद कहते हैं। तो है अब हम लोग देखते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे कि 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूरज के नजदीक से गुजरा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें कि 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा, मतलब सूरज के अलावा भी एक और तारा जो है उसकी बात की गई, जो सूरज के जब नजदीक आया
तो नजदीक आया तो इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से, जो तारा का गुरुत्वाकर्षण था उस गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के सतह से सिगार के आकार के, ठीक है, इस प्रकार का सिगार होता है, ठीक है, आप ऐसा आकृति समझ सकते हैं, ये सिगार है, तो सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब अन्य तारा जब आया तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के सतह पे, जो सूर्य के सतह से कुछ पदार्थ अलग होकर निकल गए, और यही जब वह सूर्य से दूर चला गया, जब यह तारा दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ पदार्थ जो है सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, और यही धीरे 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 संगठित होकर क्या बन गया, ग्रह बन गया। तो यह बात किसने कही थी, यह बात कही थी चैम्बरलेन और मोल्टेन ने कही थी। कब कही थी, 1900 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। उन्होंने भी इसी मत को माना कि ठीक है, इन्होंने जो बातें कही वह सही थी। बाद में, हालांकि इसके कुछ बाद में सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने की बात मानते थे। इसके बाद के कुछ तर्क जो थे वह यह मानते थे कि सूर्य के साथ एक और साथी तारा था। ये तारे द्वैतारक सिद्धांत पर आ रहे थे, बाइनरी थीसिस के नाम से जाने जाते थे। 1950 में रूस के ऑटो सिमिट व जर्मनी के कार्ल वाइजस्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, ठीक है। जो निहारिका परिकल्पना थी, नेबुलर हाइपोथेसिस थी, उसमें कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था, ठीक है, उसका जो विवरण था वो अलग था। उनके विचार में सूर्य जो है एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, ठीक है, सूर्य जो है उस सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बना हुआ था, और इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ, और इसी पे जब इसके अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा, अर्थात इस पे यही चपटी तस्तरी पे और भी जमते गए कणों का टकरा, कणों का धूल कण और जमते गए और जमने के परिणाम स्वरूप ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तो अंततः हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों को ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग दूसरा चीज जो देखेंगे वो क्या है, आधुनिक सिद्धांत। देखिए, पृथ्वी के अगर आरंभिक सिद्धांत को देखेंगे तो आरंभिक सिद्धांतों में आप लोग बेसिकली जो याद रखेंगे वह याद रखेंगे कांट का। तो कांट ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, यह दिए थे। कब दिए थे, तो इन्होंने इसको दिया था 1755 ईस्वी में। उसके बाद 1796 ईस्वी में एक दूसरा सिद्धांत आया जो इसी का संशोधन था, है ना, ये कांट के दिए गए परिकल्पना का ही संशोधित रूप था, जिसको निहारिका परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद से एक और नाम आया 1900 में, चैम्बरलेन और मोल्टेन ने। इन्होंने कहा भाई क्या एक सूर्य के समीप एक तारा आया और उस तारा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के सतह से एक सिगार के रूप में आकार में कुछ पदार्थ बाहर निकल गया, और जब यह दूर चला गया तो फिर यह क्या हो गया, ठंडा हो गया, और जब ठंडा हुआ तो ये इसके चारों ओर फिर घूमने लगा और यही ग्रह में बदल गया, जिसका समर्थन बाद में किसने किया, सर जेम्स जीन्स ने और सर हैरल्ड जेफरी ने किया। तो उसके बाद से बाइनरी थ्योरीज के बारे में भी जानेंगे। बाद में लोगों ने यह भी मानने लगा कि नहीं, सूर्य के साथ एक और साथी तारा था, ठीक है, इसे द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं हम लोग, है ना। तो एक अलग सिद्धांत पढ़ने लगा जो द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना गया। 1905 के में रूस के ऑटो सिमिट व जर्मनी के कार्ल वाइजस्कर ने भी फिर इसमें थोड़ा और संशोधन किया, और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा है कि ये जो है सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बना हुआ है। इन कणों के घर्षण व टकराने से ही चपटी तस्तरी बना, है ना, तस्तरी के आकार का बादल बना, और फिर इसमें इसी तस्तरी में और भी जमते मतलब उसमें जो है कणों का और उसमें धूल कण और जमते गए और उसमें जो अभिवृद्धि हुई उस प्रकार से क्या हो गया, और बाकी ग्रह पृथ्वी आदि का निर्माण हुआ। तो यह थी पृथ्वी का आरंभिक सिद्धांत। अब आते हैं हम लोग आधुनिक सिद्धांत पे।
तो यह इस आधुनिक सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो संबंधी जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है वह क्या है, बिग बैंग सिद्धांत है। इस विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। और इसे 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण इसके दिए, आपका क्या कहते हैं इसको, बिग बैंग थ्योरी के, और प्रमाण दिए। और इसमें क्या हुआ कि 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। देखिए इन्होंने क्या प्रमाण दिया 1920 में कि ये जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। जो आकाश गंगा है वो अलग, कई आकाश गंगाओं की बात किया है, तो वो आकाश गंगाएं जो है एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। और इसके लिए आप एक प्रयोग के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ क्या लीजिए, गुब्बारा ले लीजिए और उस पर कुछ निशान बनाइए, और उस निशान से आप देखेंगे जब उसको फुलाएंगे तो देखेंगे क्या कि वह निशान जो है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और निशान की आकृति भी बढ़ रही है और निशानों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। हालांकि यह जो है पूर्णतः सत्यापित नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि आप यह पाएंगे कि आकाश गंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है। वैज्ञानिक इसको मान रहे हैं कि चलिए ठीक है, आकाश गंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन आकाश गंगा का विस्तार हो रहा है यह नहीं साबित हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह एग्जाम्पल भी जो है वो क्या है, यह पूर्ण नहीं है, बल्कि यह क्या है, आंशिक रूप से ही मान्य है। अर्थात सिर्फ इतना ही भाग इसका मान सकते हैं कि आकाश, जब हम लोग गुब्बारे को फुलाते हैं तो क्या हो रहा है, आकाश गंगाओं के बीच की, मतलब दो निशानों के बीच की दूरी बढ़ रही है, यह इससे साबित होता है। लेकिन यह ऐसे साबित नहीं हो पा रहा है। यह जो बात है कि इसके बीच की दूरी बढ़ के साथ साथ जो आकाश गंगा भी बड़ा होते जा रहा है, तो यह बात साबित नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है, आंशिक रूप से ही साबित हो पाती है, अर्थात पूर्ण रूप से यह मान्य नहीं हो पाती। अब हम लोग बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अगर ब्रह्मांड के विस्तार को देखेंगे तो इसका विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। आप पुस्तक में आप देख सकते हैं, तो इसमें जो पहली अवस्था है, तो वो पहली अवस्था जो है वो क्या है, सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है वो अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु, ये आपका एकाकी परमाणु हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे यह एकाकी परमाणु के रूप में है। ठीक है, तो यह एकाकी परमाणु के रूप में है और एक ही स्थान पर स्थित है। इसका आयतन बहुत सूक्ष्म था, एकदम छोटा, और तापमान और घनत्व अनंत था, अर्थात इसके तापमान और घनत्व को कोई किसी ने मेजर नहीं कर पाया, या कहिए कि मेजर कर पाएंगे क्या, उस समय कुछ थे ही नहीं, बट जो भी मेजरमेंट था वो क्या था, अनंत था, हम लोग उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितना था। तो बिग बैंग की प्रक्रिया की इस अति छोटा गोलक में क्या हो गया, ये जो छोटा सा गोलक आप देख रहे हैं, इस अति छोटे गोलक में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। अति छोटे गोलक पे क्या हो गया, यहाँ पर विस्फोट हुआ, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, विस्फोट हुआ। और जब विस्फोट हुआ हाँ, तो विस्फोट जब हुआ तो इस इस प्रकार के विस्फोट के प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ, और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग घटना जो है अभी नहीं, बल्कि यह घटना कई 100 भी नहीं, बल्कि यह कई अरब वर्ष पहले 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है ना। ऐसा है कि ब्रह्मांड आज भी बढ़ रहा है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही इसके विस्तार 1 सेकेंड के अल्पांश के भीतर ही अंतर्गत ही इसका बहुत बड़ा विस्तार हो गया। तुरंत ही बहुत बड़ी संरचना का निर्माण हो गया। इसके बाद इसका विस्तार क्या हो गया, धीमा पड़ गया, मतलब कुछ ही 1 सेकेंड के अंदर ही कहिए क्या, या 1 सेकेंड से कम भाग में अंत में ही ये क्या हो गया, बहुत अपना बृहद आकार को पा लिया। और उसके बाद इसके विस्तार की गति क्या हो गई, धीमी पड़ गई, मंद पड़ गई। और बिग बैंग होने के
आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का क्या हो गया, निर्माण हुआ। अब बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान जो है 4500 केल्विन तक गिर गया। और मैंने कह रहा हूँ कि बहुत अधिक उस समय क्या, मैंने जब भी निर्माण हुआ होगा, जो आप देख रहे हैं, शुरुआत में आपको बताए कि इसका तापमान क्या था, अनंत था। तो यह तापमान अनंत था, तो इस तापमान अनंत से ही इसका तापमान गिरेगा। जब तक गिरेगा नहीं तो उस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे पृथ्वी पे जीवन का तो संभव नहीं था। तो इसका तापमान गिरना था, तो यह तापमान गिरा 3 लाख वर्षों के दौरान। इसका तापमान जो है 4500 डिग्री केल्विन इसका तापमान गिर गया, अर्थात बहुत इसका तापमान गिर गया, और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड जो है साफ हो गया, एकदम पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है क्या, अब उधर बार बार पढ़े कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है कि आकाश गंगा के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का बढ़ जाना ही क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार है। हॉयल एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है ना। इन्होंने क्या कहा कि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। वो मान रहे हैं कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, अर्थात कि जो स्टेडी स्टेट कंसेप्ट था अब उसको लोग नहीं मान रहे, बल्कि यही मान रहे हैं कि ये बढ़ ही रहा है, इसका ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग तारों का निर्माण। तो तारों का निर्माण देखेंगे। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। ऐसा नहीं था कि सभी ब्रह्मांड में हर तरफ एक से ऊर्जा, एक से पदार्थ का वितरण था। ठीक है, तो घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। अर्थात क्या था, चूंकि जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। जिसका घनत्व कम होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बलों में के भिन्नता के कारण क्या हो गया, उसके जो पदार्थ थे उसका एकत्रण होने लगा, अर्थात जमने लगा। जो भारी पदार्थ थे वो कम भारी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, खींचने लगे। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास के आधार बना, और इसी एकत्रण से ही आकाश गंगा का क्या हुआ, विकास हुआ। एक आकाश गंगा जो है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत असंख्य, हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, तो आकाश गंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हम लोग माने सामान्यतः किलोमीटर वगैरह जो हम लोग दूरी समझते हैं उससे नहीं नाप सकते। हम लोग उसको नापने के लिए क्या करते हैं, लाइट ईयर्स का हम लोग यूज करते हैं। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास जो है 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बारे में भी हम लोग अभी पीछे दिया हुआ है की फैक्ट, उसमें हम लोग बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि इसका कितना है, 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है इसका व्यास। हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा इसका विस्तार, इसका क्षेत्रफल हो सकता है, या सॉरी इसका क्षेत्र हो सकता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। पीछे भी पढ़ चुके हैं हम लोग। आकाश गंगा के निर्माण में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचयन होता है, जिसे निहारिका कहा जाता है। क्रमशः इसी बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ठीक है, ये जो निहारिका था वहीं पर क्या हो गया, गैस का अलग अलग जगह क्या हो गया, झुंड बन गया। और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड, जब यही झुंड बड़े और बड़ा होता गया तो यही बढ़कर क्या हो गया, घना गैसीय पिंड बन गया। और इन्हीं से फिर क्या हो गया, तारों का निर्माण शुरू हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण अभी से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में देख लेते थोड़ा सा। तो प्रकाश वर्ष क्या है, इसको लाइट ईयर्स कहते हैं। यह दूरी मापने का एक मानक है, किसी कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात क्या है, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सफर कर लेती है।
तो एक साल में जितनी प्रकाश दूरी तय करती है उसी दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में जो दूरी होती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसका स्पीड आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चला जाता है, तो एक साल में कितना दूर चला जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, 9.46 गुना 1012 किलोमीटर के बराबर होता है। और पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी जो है ये जान ही रहे हैं कि 14 करोड़ 95 लाख, है ना, 98,000 किलोमीटर है। इस संदर्भ में अगर देखेंगे, इसको प्रकाश वर्ष में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 8.311 आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रहों का निर्माण। तो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। ग्रह जो है अलग अलग अवस्थाओं में बनी है। तो इसमें जो पहली अवस्था है वो तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। तारे क्या है, निहारिका के अंदर। उधर पिछले आप लोग पढ़ चुके कि तारा किस प्रकार निर्माण हुआ, तो उसमें देखे कि यह क्या था, तारों का गुंथित जमा हुआ क्या है, झुंड है। और इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड़ का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड़ के चारों तरफ गैस के धूल कण की घूमती हुई तस्तरी विकसित हो गया। तो यह पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था में देखेंगे क्या कि गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड़ को ढकने वाला पदार्थ जो था, है ना, उसके ऊपर धीरे धीरे जमते गया। ठीक है, छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन अर्थात अणुओं के पारस्परिक आकर्षण, है ना, प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हो गया और संगठन की प्रक्रिया द्वारा ये बड़े पिंड बनने शुरू हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में क्या हो गए, जुड़ते गए, है ना। और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही क्या है, ग्रहाणु है। छोटे पिंड की जो बहुत छोटे छोटे पिंड जो बड़ी संख्या में होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं। अंतिम अवस्था में इन छोटे ग्रहाणुओं को संवर्धित होने पर, माने एक साथ मिल जाने पर कुछ बड़े ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यह हो गया। ठीक है, हम लोग अब ग्रहों के बारे में पढ़ लिए और अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।